जय श्री महाकाल दोस्तों। आज अपन जो है क्लास 9th का अध्याय एक जो है देख रहे हैं अपन। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है आपके लिए। चलो देखते देखिए अपन इसको शुरू करते हैं। क्लास 10th का जो है आपके यहाँ पर जो है अपन अध्याय एक देखेंगे। अध्याय एक जो है, चलो देखते हैं अपन। सर्वप्रथम जो है अध्याय एक में क्या, अपन अध्याय एक में सर्वप्रथम जो है गणित विषय है आपके कक्षा 9 का। मध्य प्रदेश बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये। चलो देखते हैं। पहले आती है, देखो सर्वप्रथम अपन प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, ठीक है। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, डेश डेश डेश, ये सारी क्या है बोलो? प्राकृत संख्याएं हैं आपके। ये क्या है बोलो? प्राकृत संख्याएं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, डेश डेश डेश, ये सारी क्या है? प्राकृत संख्याएं। ठीक है। ये क्या हो जाएगी? प्राकृत संख्याएं। इसके बाद में आएगी आपकी सम संख्याएं। क्या आएगी बोलो? सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होगी बोलो? यहाँ पर देखो, दो आ जाएगा, चार आ जाएगा, छ आ जाएगा, आठ आ जाएगा, डेस डेस डेस। इसमें से मैंने दो लिया, फिर क्या लिया? चार लिया, फिर छ लेंगे, फिर आठ लेंगे, फिर 10 लेंगे, डेस डेस, इस प्रकार से लेंगे। फिर लेंगे अपन विषम संख्याएं। क्या बोलो? ये सम संख्याएं थी, अब विषम संख्याएं। तो आपकी विषम संख्याएं क्या होगी बोलो? जैसे एक, तीन, पाँच, सात, डेश डेश डेश, ये आ जाएगी आपकी विषम संख्याएं आ जाएगी। ठीक है। ये क्या आ गई? सम संख्या, ये विषम संख्या। ध्यान रखना, दोनों प्राकृत संख्याओं के भाग है, सम और विषम। सम और विषम दोनों प्राकृत संख्याओं के भाग है। और देखो, प्राकृत संख्या में जीरो शामिल नहीं है। क्लियर है? जीरो प्राकृत संख्या में नहीं आती है। और सम और विषम दोनों संख्याएं जो है, सम संख्याएं और विषम संख्याएं दोनों प्राकृत संख्याओं का भाग है। और जीरो आपके जो होती है वो प्राकृत संख्या में नहीं आती है। नेचुरल नंबर में आपके जो है एन से गिना जाता है, इसको एन से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को एन से लिखा जाता है। तो ध्यान देना इधर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि देखो, आपके प्राकृत संख्याएं एक, दो, तीन डायरेक्ट एक से स्टार्ट हो रही है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, डेश 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 आ रही है। और सम संख्याएं भी किसका भाग है बोलो? प्राकृत संख्याओं का। और विषम संख्या भी किसका भाग है? प्राकृत संख्या का। और देखो, प्राकृत संख्या में जीरो नहीं शामिल है। तो ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है कि जीरो सम संख्या में ले कि विषम संख्या में ले, क्योंकि देखो अपन भाग दे के पता करते हैं। तो ध्यान रखना, सम में भी नहीं आता है और विषम में भी नहीं आता है जीरो। क्यों? क्योंकि सम और विषम दोनों प्राकृत संख्याओं का भाग है और प्राकृत संख्या में जीरो शामिल नहीं होता है। चलो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, ना तो सम में गिनेंगे उसको, ना विषम में गिनेंगे, क्योंकि इन दोनों में गिनते ही नहीं। क्यों? क्योंकि सम और विषम दोनों प्राकृत संख्याओं का भाग है और प्राकृत संख्याओं में तो जीरो है ही नहीं है। क्लियर? उसके बाद में आता देखो पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, सॉरी, या पूर्ण संख्याएं। देखो, पूर्ण संख्याएं, इसको वॉल नंबर डब्ल्यू से लिखते हैं और ये जीरो शामिल कर लो बस। ठीक है। क्या कर लेंगे? इसमें जीरो शामिल कर लेंगे। तो ये आपके क्या आ गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। जीरो, एक, दो, तीन। अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो और शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्याएं बन जाती है आपके। आपके ध्यान रखना, अगर अपन प्राकृत संख्या में जीरो और शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। इसके बाद में आते हैं आपके पूर्णांक। क्या हो जाएगा बोलो? पूर्णांक। पूर्णांक को अपन इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? इंटीजर। इसलिए इसको आई से भी लिखते हैं। ठीक है। पूर्णांकों को आई से लिखते हैं बोलो? पूर्णांकों को इंटीजर्स कहते हैं, इसलिए इसको आई से भी लिखते हैं। और ध्यान रखना, जेड से भी लिखा जाता है। जेड से क्यों लिखा जाता है? देखो, 9th क्लास में तो जेड से ही लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इसने देखो वर्णन भी दे रखा है कि जेड जो है जर्मन भाषा के जैलिन शब्द से बना हुआ है। जैलिन का अर्थ है गिनना। ठीक है। जेड, देखो पूर्णांक क्या हो जाएंगे आपके? पूर्णांक क्या हो जाएंगे? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, डेश डेश डेश। फिर आएगा -1, -2, -3, -4,
-5, इधर जाते जाओ आप। ये आपके क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, ये आपके क्या है बोलो, पूर्णांक है, जिनको आई से भी लिखेंगे और जेड से भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पूर्णांकों को इंग्लिश में इंटीजर भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए आई से भी लिखते हैं और जेड से भी लिखते हैं। जेड से क्यों लिखते हैं? क्योंकि जेड शब्द जेहलिन से बना हुआ है। जर्मन भाषा के शब्द जेहलिन से बनना होता है और जेहलिन का अर्थ होता है गिनना। और जेहलिन शब्द जो है वो जहल शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है संख्या। क्लियर है? जिसका अर्थ क्या होता है, संख्या, मतलब गिनने में संख्या, गिनने में प्रयुक्त की गई संख्या है। तो इसको जेड से भी लिखते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जेड से क्यों लिखते हैं बोलो? जेड जो शब्द है जर्मन भाषा के, जर्मन जर्मन भाषा के जहलीन जहलीन शब्द से बना है। जहलीन शब्द से बना है। ठीक है, काय से बना है? आपके जहलीन शब्द से बना है, या जहलीन शब्द से लिया गया है। काय से लिया गया बोलो? जहलीन शब्द से लिया गया है, जर्मन भाषा के जहलीन शब्द से लिया गया है। किसको बोलो? जेड को। जेड काय के लिए प्रयुक्त करेंगे? पूर्णांकों के लिए, ध्यान रखना। ये जर्मन भाषा के किससे बना लिया गया बोलो? जहलीन शब्द से लिया गया है। आप इसका ध्यान रखना है। जर्मन भाषा के जहलीन जहलीन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है बोलो? गिनना। जिसका अर्थ जिसका अर्थ क्या है बोलो? गिनना। ठीक है, जैलिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है बोलो? गिनना। ये ध्यान रखना। जहलीन का क्या अर्थ हो गया? गिनना। और ये जहलीन शब्द जो है, जहलीन जो है जहल शब्द से बना है, ध्यान रखना। जिसका अर्थ होता है जहल। ठीक है, जहल का अर्थ क्या हो गया बोलो? संख्या। ठीक है, जहल जहलीन जहल से बना हुआ है। जहल के पीछे लीन लगा तो जहलीन हो रहा है। ठीक है, और जहल का क्या अर्थ है? संख्या। जहल का अर्थ होता है संख्या। चलो अब अपन आगे चलते हैं। ये आपके क्या हो गया बोलो? पूर्णांक। ध्यान रखना, यहाँ 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6 है। हाँ सर, इधर आगे जा रहे हैं, फालतू की बात मत करो, नौटंकी मत करो। इधर जाओगे बढ़ेगी, इधर जाओगे घटेगी। तो ध्यान ये भी रखना है कि 6 से छोटा 5 है, 5 से छोटा 4 है, 4 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 2 है, 2 से छोटा 1 है, 1 से छोटा 0 है, 0 से छोटा -1 है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4। आपको पूछा जाए कि -12 और -11 में से कौन बड़ा है, तो ध्यान रखना -11 बड़ा होता है। देखो यही कह रही है, पूर्णांक ही कह रहे हैं बात। तो ये आप ध्यान रखना, कभी जो है भटकना मत। ठीक है, देखो -1, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4। मतलब ऋणात्मक संख्या तो 0 से भी छोटी होती है। क्लियर है? तो देखो आपको ये पूछा जाए कि सभी पूर्णांक जो होते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक होती है। बिल्कुल सही है, इसमें से निकल जाएगी। देखो यहां से 1 से शुरू कर दो, सब आ जाएगी। सब देखो, सभी सम संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, ये भी सही है। सभी सम संख्याएं आपके पूर्ण संख्या होती है, ये भी सही है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, ये भी सही है, ध्यान रखना। और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, ये भी बात सही है। लेकिन ध्यान रखना, सभी पूर्णांक जो है आपके प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं नहीं होती है, क्योंकि इसमें ऋणात्मक भाग भी आ जाएगा जो इसमें शामिल नहीं होगा। क्लियर है ना? क्या होगा बोलो? सभी पूर्णांकों में ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती है, और ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याओं में नहीं होती है। तो अपन यूं नहीं कह सकते कि सभी पूर्णांक जो होती है वो पूर्ण संख्याएं या प्राकृत संख्या होती है, तो असत्य बात हो जाएगी ये बात। क्लियर है? चलो अब अपन आगे सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके आगे सवाल क्या आते हैं। देखो पहला उदाहरण यही आ रहा है आपके। पहला उदाहरण इसी में से बना हुआ है। पहला उदाहरण क्या है? देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको जो है दिख जाए। ठीक है प्यारे दोस्तों, दिखा होगा शायद आपको। क्लियर है?
देखो यहाँ पर ये आपके जो है पहला उदाहरण है। पहला उदाहरण क्या है, क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दो। भाई अपने को कारण के साथ जो है उत्तर देना है कि ये कथन सत्य है क्या असत्य है। देखो आपको कारण के साथ उत्तर देना है। चलो दिख गया होगा वो आपको क्लियर। ठीक है, नहीं दिखाओ तो कमेंट में जरूर लिखे सर दिख गया, और नहीं दिखाया तो लिख दो नहीं दिखा सर। चलो आगे चलते हैं। क्लियर। प्रत्येक पूर्ण संख्या, मुंह चढ़ा के बताना, नहीं दिखा हो तो मुंह चढ़ा के बताना, और अगर दिख गया हो तो मुस्कुरा के बताना। चलो चलते आगे। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। मेरे को ये बताओ, ये पूर्ण संख्या क्या ये एक इसमें है? हाँ प्राकृत संख्या में है साहब। दो है इसमें, इसमें है। तीन इसमें, इसमें है। सर इधर तो सब होंगे, लेकिन क्या जीरो इसमें है क्या? नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, असत्य है। कारण के साथ उत्तर मिल गया आपको। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है तो असत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। जीरो को छोड़कर, हाँ जीरो को छोड़कर सभी आपके जो पूर्ण संख्याएं होती है वो प्राकृत संख्या होती है। लेकिन सभी पूर्ण, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो जरूरी नहीं है। अगर वो जीरो है तो फिर नहीं होगी, अगर जीरो छोड़ दोगे तो फिर होगी। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके उदाहरण पहले का। ठीक है, देखो आपके उदाहरण पहले का आंसर क्या हो जाएगा। अपन क्या लिखेंगे, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है क्या, तो असत्य हो जाएगा उदाहरण पहले का पहला। आपके उदाहरण पहला जो है इसका पहला क्या आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा था उसने, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। अपन यहां लिख देंगे प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है वो प्राकृत संख्या नहीं होती है। देखो अभी हाल देखा था, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। देखो जीरो छोड़ दोगे तो हाँ फिर होती है। जीरो को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, फिर चल जम जाएगा आपके। चलो आगे देखते। तो असत्य है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। दूसरा देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है क्या? ऐसा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है क्या? देखो बिल्कुल सही कह रहा है। देखो अब अपन जो है परिमेय अपरिमेय भी देख लेते, ध्यान रखना। देखो परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं, फिर आती है आपके अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, देखो परिमेय संख्याओं में सारी पी बटे क्यू के रूप वाली हो जाएगी, सभी पी बटे क्यू के रूप की हो जाएगी। ध्यान रखना, जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। पी और क्यू प्रकार की संख्याएं, पी और क्यू प्रकार की संख्याएं, ध्यान रखना, पी बटे क्यू प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं होती है। ये ध्यान रखना। और पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, मतलब आपको पूर्णांक में से लेना है, इसको ध्यान रखना। आपको कहां से लेना बोलो, पूर्णांक में से लेना है। पूर्णांक में से ले लो कोई भी पी और क्यू, जहां पी और क्यू पूर्णांक है, जहां पी व क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक है। लेकिन ध्यान रखना, आपके पी जो, ये आपके क्यू जो रहेगा ना, ये क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। बस क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू को आप जीरो नहीं ले सकते हो। और कुछ भी ले लो, कोई सा भी पूर्णांक ले लो, क्यू को कोई सा भी पूर्णांक ले लो, जीरो को छोड़कर क्यू को कोई सा भी पूर्णांक ले सकते हो। पी को तो जीरो भी ले सकते हो, पी को तो सब ले सकते हो, ध्यान रखना, पी को तो सब ले सकते हो, लेकिन क्यू को जीरो नहीं लेना है। बात समझ में आ गई ना? तो ध्यान रखना, आपके परिमेय संख्याओं में ये सारी संख्याएं आ जाएगी। परिमेय संख्याओं में आपके पूर्णांक भी आ जाएंगे,
पूर्ण संख्याएं भी आ जाएगी, विषम संख्याएं भी आ जाएगी, सम संख्याएं भी आ जाएगी परिमेय संख्याओं में, और प्राकृत संख्या भी आ जाएगी। इसमें बोलो परिमेय संख्याओं में आ जाएगी। आपके ध्यान रखना है, परिमेय संख्याओं में सब संख्या आ जाएगी। अब आती है फिर आपके अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? ये आपके परिमेय संख्या की बात करी है अपने। पी बटे क्यू प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्या होती, जहां पी और क्यू पूर्णांक है। ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू को जीरो नहीं लेना है और कुछ भी ले सकते हो पूर्णांक में से। आप ध्यान रखना है, पूर्णांक में से कुछ भी ले सकते हो। आप क्यू को पूर्णांक में से कुछ भी ले सकते हो, जीरो को छोड़कर। जीरो नहीं लेना है, बस जीरो के बराबर नहीं होगा। लेकिन पी को तो आप जीरो भी ले सकते हो, पी के लिए कोई ऐसी जो है पाबंदी नहीं है। और जितनी भी संख्या आ जाएगी, देखो बटे वाली भी आ जाएगी, बिना बटे वाली भी आ जाएगी, सारी संख्या आ जाएगी। आप कह रहे हो सर पूर्णांक, ये भी आपके परिमेय संख्या होगी, तो ये भी आ जाएगी। देखो इसके बटे में कुछ नहीं, एक है, लेकिन ध्यान रखना। क्लियर है? चलो आगे चलते। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें अपन पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो सारी संख्याएं क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। ध्यान रखना, जिनको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हो, आपके वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या है। आप उसको पी बटे क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? आपके अपरिमेय संख्याएं। जैसे एक उदाहरण दे देता हूं मैं इसका, देखो उदाहरण लिख देते। जैसे देखो √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √17, 16 नहीं 17, 18 भी आ जाएगा, 19 भी आ जाएगा, 20 भी आ जाएगा, 21, 22, 23, 24, फिर 25 नहीं रहेगा। ठीक है, ये सारी अपरिमेय है। लेकिन एक और देखो नई, देखो √2। ठीक है, एक और नई लिख देता हूं, देखो 0, 1, 00, 101, 001, 001, ये भी क्या है? देखो आपके अपरिमेय संख्या। √2 भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। ऐसे अनंत उदाहरण लिख सकते हैं अपन, बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। और परिमेय संख्याओं के तो आपके ये सब है ही सही, ऊपर वाले उदाहरण। पी बटे क्यू वाले 1/2, 3/4, 5/7, -1/3, ये आपके परिमेय में आ जाएगा। तो देखो अपन देखते देखे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर अपन जो है, यहाँ से आगे देखते हैं क्या कह रहा है वो आपके। अगला देखते उदाहरण दूसरे का, क्या कह रहा है वो आपके। सवाल क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो देखो ध्यान रखो, सारे के सारे पूर्णांक जो होती है आपके परिमेय संख्या होती है, ये ध्यान रखना है। ये बात बिल्कुल सही है। क्या सही है? बोलो कि सभी पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। सत्य बात है। क्या है? बोलो सत्य है, सत्य है भाई। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक, इंटीजर, जेड संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला आता है देखो तीसरा वाला क्या कह रहा है वो। तीसरा क्या कह रहा? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती, उल्टा नहीं होता है। अभी हाल देखो अपन ने देखा था, देखो आपके अभी हाल अपन ने चेक किया था, क्या देखा था अपन ने? देखो यहाँ पर देखो क्या, मेरे को ये बताओ कि ये सारे पूर्णांक जो है परिमेय में मिलेंगे क्या? जैसे देखो मैं एक उदाहरण परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या देखो 1/2 भी है, 1/2 भी परिमेय संख्या है। लेकिन 1/2 पूर्णांक में है क्या? बोलो, 1/2 पूर्णांक में नहीं है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और इसने क्या कहा? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ऐसा कह रहा हूं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे आप परिमेय संख्या 1 ले लोगे तो 1 इसमें होगी,
लेकिन 1/2 ले ली तो 1/2 इसमें नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगी आपके असत्य हो जाएगी। क्लियर है? ये बात जो है आपके क्या हो जाएगी बोलो, असत्य हो जाएगी, असत्य है ये। तीसरा कथन उदाहरण, आपके उदाहरण पहले का तीसरा जो है असत्य है, ध्यान रखना। ये क्या है बोलो, असत्य है। असत्य है क्यों? क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहां लिख देंगे प्रत्येक पूर्णांक पूर्णांक परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या हो आवश्यक नहीं है, हो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या हो। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या, सॉरी, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या तो हो सकती है, ध्यान रखना। उसने परिमेय संख्या की बात करी है, तो ध्यान रखना ये आपके क्या ध्यान रखना, प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक पूर्णांक हो भी सकती है, हो भी सकती है। ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है भाई। ठीक है, चलो अगला देखते हैं उदाहरण। देखो अगला क्या आ रहा है, उदाहरण आ रहा है कि सवाल आ रहा है आपके। देखते हैं, देखिए हल, देखो ये हल आया मतलब उदाहरण निकल गया क्या आपके। चलो देखो हल, उदाहरण दूसरा ये है, देखो आप क्या कह रहा है वो। देखो उदाहरण दूसरा ये है आपके, क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ऐसा कह रहा है आपके उदाहरण दूसरा। क्या कहा उसने, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। अगर आपको दिखता नहीं है तो मध्य प्रदेश बोर्ड की बुक आप खोल के देख ले। उदाहरण आपके जो है दूसरा है। ठीक है, उदाहरण आपके कौन सा है, ये दूसरा उदाहरण है ये। चलो देखते हैं इसको, क्या कह रहा है वो, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो देखो उदाहरण पहला दूसरा सॉरी उदाहरण दूसरा क्या है, 1 व 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है अपने को, 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है भाई अपने को, 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। चलो 5 परिमेय संख्याएं लिखते हैं भाई अपन। 1 और 2 के बीच की लिखनी है, 1 और 2 के बीच की अपने को 5 लिखनी है। तो देखो 5 ज्ञात करनी है और 5 से बड़ा एक तो 6 होता है। 5 से बड़ा कितना होता है बोलो, 6 होता है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को 6 से क्या कर देंगे बोलो, गुणा भाग कर देंगे। क्लियर है? अपने को जितनी भी ज्ञात करनी है उससे एक बड़े से गुणा भाग करना है, आपको ध्यान रखना है। जितनी ज्ञात करनी है उससे एक बड़े से। लेकिन अपने को 1 और 2 के बीच की तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो अपन क्या करेंगे बोलो, 6 से गुणा भाग कर देंगे दोनों को। किससे बोलो, 6 से गुणा भाग कर देंगे। तो देखो जैसे ही मैंने 6 से गुणा भाग किया तो क्या आया बोलो, इधर देखो आपके 6 एकम 6, ऊपर 6 कम 6, नीचे भी 6 हो गया। और यहाँ देखो 2 6 12 बटे कितना हो गया, 6। ये तो इसी का मान है, यहाँ भी ये इसी का मान है। अब इन दोनों के बीच की जो संख्याएं आएगी वही इनके बीच की क्या रहेगी बोलो, 5 संख्याएं। ठीक है, तो देखो 6 के बाद क्या आएगा, 7, 7/6। फिर 7 के बाद क्या आएगा, 8/6। फिर 8 के बाद क्या आएगा, 9/6। फिर 9 के बाद क्या आएगा, 10/6। फिर 10 के बाद क्या आएगा, 11/6। तो देखो ये आपके 5 परिमेय संख्याएं हो गई। ये इन दोनों 1 और 2 के बीच की होगी, ध्यान रखना। ठीक है, 1 और 2 के बीच की होगी, तो अपन लिख देंगे अतः 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। चलो लिख देते हैं, अतः एक अतः अतः 1 व 2 के बीच की 1 व 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं
5 परिमेय संख्याएं जो होगी आपकी क्या हो जाएगी, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 तथा 11/6 होगी। ये आपको ध्यान रखना है, क्या होगी बोलो, 11/6 होगी। 7/6, 8/6, 9/6, 11/6, 10/6 तथा 11/6 होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये पांचों हो जाएगी। किस प्रकार मैंने आपको निकाला है, ये इसका हल था। उदाहरण आपके दूसरे का, उदाहरण दूसरे का हल था, ये ध्यान रखना। उदाहरण दूसरा था ये। चलो अब अपन देखते हैं अगला उदाहरण। ये इसका आंसर हो गया आपके। ठीक है, ये बुक मैंने जो है चैनल में इंस्टॉल कर रखी है। आप बुक जो है सामने लेकर भी बैठ सकते हो, ठीक है, ताकि जो है कोई अगर प्रश्न इसमें साफ नहीं दिखे तो आप बुक में देख ले। आंसर तो मैं आपके यहाँ पर लिख ही दूंगा, ये ध्यान रखना है। ये देखो आपके प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है क्या। एक आंसर, प्रश्न तो ये हो गया। पहला प्रश्न तो क्या हुआ, क्या एक शून्य, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है क्या। पहला प्रश्न तो ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है, क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है क्या। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया यार, क्या इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या। जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं है। p और q पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं है। चलो देखते देखे तो 1.1 का पहले का पहला, चलो देखो आपके 1.1 का पहले का पहला है, पहले ही है, सॉरी पहले का पहला नहीं है, पहले ही है। 1.1 का पहला सवाल है आपके, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है क्या। इसका आंसर दे देते, तो शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि देखो परिमेय संख्या में मिल रही है शून्य भी, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखो अपन ने देखा था अभी हाल, देखो यहाँ पर परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं देखी थी, उसमें लिखा था अपन, देखो यहाँ पर ये आपके परिमेय संख्या आ गई। देखो ये परिमेय संख्या, इसमें सारी संख्याएं आ रही थी। देखो ये पूर्णांक भी आ रहे थे और पूर्णांक में 0 था, तो इसमें आ रहा था ये भी। ठीक है, और ये देखो ये पूर्ण भी संख्याएं भी इसमें आ रही है। ठीक है, सब आ रहे थे, तो 0 भी इसमें आ रहा था। लेकिन जब इसको p/q के रूप में लिखोगे ना, जब q का मान 0 नहीं लेना है, बटे वाली राशि का मान नहीं ले सकते हो, ऊपर वाली का तो ले सकते हो ना, तो ऊपर वाली 0 ले सकते हो। तो आप इसका ध्यान रखें, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं क्या पहले का हल। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अपन ने पहला वाला आंसर लिख दिया। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। उसने पूछा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है क्या, तो अपन ने लिख दिया हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। चलो अगला, क्या इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, हाँ शून्य को, हाँ शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिख सकते, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। या आपको ध्यान रखना, इसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं भाई। तो भाई लिख देते, देखिए देखो ये 0 है, लेकिन जिसके बटे में कुछ नहीं होता है 1 तो होता ही है। ये देखो आपके p का मान हो गया, p बराबर तो 0 हो गया, और ये q का मान हो गया, तथा q बराबर क्या हो गया बोलो, q बराबर कितना हो गया 1। देखो q का मान 0 के बराबर नहीं है, उसने कहा भी था p बराबर 0, जहां 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 क्या है बोलो, p बराबर 0 तथा q बराबर 1, q नॉट इक्वल टू 0 है, q का मान 0 के बराबर नहीं है। बात समझ में आए ना, q का, ये p का मान हो गया, ये q का मान, p का मान 0 हो गया, q का मान 1 हो गया, 0 के बराबर तो नहीं है। चलो आगे चलते हैं, दूसरा उदाहरण, दूसरा सवाल देखते हैं। आपके दूसरा सवाल देखो, आप ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा, नहीं दिखे तो चश्मा बना लो मेरे प्यारे दोस्तों। आप जो है चश्मा बनाओ, नहीं दिखे तो चश्मा बनाओ, ठीक है, क्लियर है। आयुर्वेदिक चश्मा बना लो, पतंजलि का बना लो, अन्य कोई बना लो, जैसा भी आपको उचित लगे, बिना कांच वाला बना लो,
बिना कांच वाले में एक सुविधा रहती है, उसमें आर पार दिखता है, एकदम साफ होता है। ठीक है, एकदम साफ दिखेगा। कांच वाले में तो फिर भी कांच आड़े आ जाते हैं है ना। चलो देखते देखे। अगला आ रहा आपके दूसरा वाला है। दूसरा क्या कह रहा है? 2 और 3 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलो 1.1 का दूसरा, 1.1 का आपके क्या कर रहे हैं अपन, दूसरा सवाल देख रहे हैं। 3 व 4 के बीच की क्या कह रहा है? 3 और 4 के बीच की, 4 के बीच की, 3 और 4 के बीच की, 4 के बीच में बोला उसने, बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बीच में 6 परिमेय संख्याएं। ठीक है, 6 परिमेय संख्याएं। भाई पूछी कितनी है इसने? 6 पूछी है। अभी हाल बताया था, जितनी भी पूछे उससे ज्यादा से गुणा भाग कर दो। किसके किसके बीच की पूछी है? 3 और 4 के बीच की। हल देखो, हल देखो, उसने किसके बीच की पूछी है? बोलो 3 और 4 के बीच की पूछी है। तो 3 और 4 के बीच की 6 पूछी है ना, तो अपन क्या करेंगे? 7 से गुणा भाग करेंगे। ध्यान रखना, दोनों में काय से गुणा भाग करेंगे? बोलो 7 से, एक ज्यादा से गुणा भाग करना है। इन दोनों के बीच की उसने कितनी पूछी थी? बोलो 6 पूछी है। तो अपन एक अंक ज्यादा से गुणा भाग करेंगे। 6 और 1 7 होता है, तो 7 से गुणा भाग कर दिया। तो यहाँ देखो, 3 और 7 तो 21 हो गया बटे 7, और यहाँ हो गया 4 और 7 तो 28 बटे 7। तो देखो अब इन दोनों के बीच की जो होगी, ध्यान रखना, इससे ये आया, इससे ये आया, तो इससे ये आएगा, इससे ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, इससे ये आया, इससे ये आया, इससे ये आएगा, इससे ये आएगा। तो ध्यान रखना, इन दोनों के बीच की क्या होगी? जो इन दोनों के बीच की होगी, क्योंकि सब बराबर है, ध्यान रखना। ठीक है, ये सब क्या है? बराबर है। तो जो इन दोनों के बीच की होगी वही इन दोनों के बीच की होगी। तो देखो यहाँ पर 21 के बाद तो क्या आ जाता है आपके? 22, 22/7। फिर क्या आ जाएगा आपके? 23/7। फिर क्या आ जाएगा आपके? 24/7। फिर क्या आ जाएगा आपके? 25/7। फिर आ जाएगा आपके 26/7। तो देखो मेरे ख्याल से हो गई है आपके 6। ठीक है, 1 2 3 4 5, एक और रह गई यार, 27 बटे आपके आ जाएगी। ठीक है, 27 बटे क्या हो जाएगी? 7। एक और कम पड़ गई भाई। ठीक है, एक और आ जाएगी आपके 27/7। तो ये आ गई देखो आपके 6 परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच की, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अतः 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 तीन और 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएगी? बोलो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 तथा 27/7 होगी। 27/7 होगी, ये ध्यान रखना। 27/7 होगी, ये 6 परिमेय संख्या आ गई। मैंने आपको ज्ञात करके अभी समझा दिया। अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला आ रहा है, अगला है देखो आपके, अगला है और पगला भी है, अगला भी है और पगला भी है। थोड़ा पगला भी है, थोड़ा सयाना भी है, थोड़ा अगला पगला, पगला अगला सयाना है। चलो अगला अगला देखते हैं। आप सोच रहे हो सर आपके दौरे तो नहीं पड़ रहे? नहीं नहीं, दौरे नहीं पड़ रहे भाई, कम पड़ रहे। चलो देखते हैं। तीसरा आ गया आपके, देखो तीसरा सवाल क्या है? 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं पूछी उसने। 3/5 और 4/5 के बीच की 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं पूछी उसने। चलो देखते तीसरा 1 पॉइंट, आपके 1.1 का तीसरा सवाल क्या कह रहा? वो 3/5 और 4/5, 3/5 और
4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं देखनी अपने को। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है वो। देखो सेम वो की वही विधि है आपके, बहुत ही प्यारी है। देखो ऊपर आपके एक अंक का अंतर है, हर समान है, वो की वही विधि अपनाओ। ऊपर एक का अंतर है, ध्यान रखना ऊपर अंतर एक का ही होना चाहिए, ठीक है, 2 का ज्यादा का भी वो चलेगा, ठीक है। चलो तो 3/5 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है बोलो, 4/5 आ रहा है। इन दोनों के बीच की निकालनी है, 5 निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, 6 से गुणा भाग कर दो दोनों में, ये ध्यान रखना। देखो इन दोनों के बीच की 5 निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे बोलो, 6 से गुणा भाग कर लो, एक ज्यादा से गुणा भाग करना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो देखो 3 छंग कितने हो गए, 18, नीचे 5 छंग 30 हो गए। वाह सर, आपको तो पहाड़े आते हैं। देखो 4 छंग 24 और 5 छकड़ा 30। चलो छकड़म छकड़ा छकड़ा, चलो यहाँ आ गया। देखो 6, 4 छंग 24, 5 छंग 30, 3 छंग 18, 5 छंग 30। तो देखो जो इन दोनों के बीच की होगी, ध्यान रखना वही इन दोनों के बीच की होगी, क्योंकि इनका ही मान ये है। ध्यान रखना, इससे ये आया, इससे ये आया, इससे ये आया, इससे ये आया, आप वापस काटोगे भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा। तो चलो इन दोनों के बीच की निकालेंगे, वही इन दोनों के बीच की होगी। तो 18 के बाद क्या आ रहा है, देखो 19/30, 19 और 1 20/30, फिर हो जाएगा आपके 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। देखो होगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 होगी। तो लिख देते अतः, अतः 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों, 19/20, 20, 19/30, सॉरी क्या है बोलो, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 23/30 व 23/30 होगी। ये पांचों हो जाएगी आपके। ये सवाल भी आपके हल हो गया। चलो इसका चौथा देखते हैं। देखें इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है ये। चलो देखो अगली प्रश्नावली में देखते हैं। इसके बाद में आपके देखो अब आपके आ रहा है ये चौथा। चौथा देखो आपके चौथा सवाल क्या दे रहा है वो। चौथा देखो 1.1 का आपके चौथा सवाल, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर को देना है। अपने को सकारण उत्तर देना है, कारण भी बताना है कि भाई इसका कारण क्या होगा। चलो देखते देखे, बहुत ही प्यारा सवाल है। चलो देखते हैं, देखिए आगे आगे का सवाल देखते हैं। ये वाला चौथा सवाल आ गया आपके, क्या कह रहा वो, कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण भी बताओ भाई, उसको कारण पता नहीं होगा। चलो कुछ भी हो सकता है। तो पहला वाला क्या कह रहा है, देखो पहला वाला है आपके कारण के साथ उत्तर में, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो भाई बिल्कुल सही है, अभी हाल देखा था अपन ने। देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये अपन देख चुके हैं, ठीक है। देखो ये यहाँ पर क्या भाई सत्य है कि नहीं है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, देखो ये आपकी प्राकृत संख्या कहाँ गई, देखो ये ऊपर छिप रही है,
ये यहाँ पर छिपी बैठी है, देखो बावली कहाँ पर छिपी बैठी है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, ये सब इसमें मिलेगी। देखो एक इसमें, इसमें दो इसमें है, तीन इसमें, सब आगे वाली तो होगी। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो सही है। चलो सही है, ये बात तो सही है, तो सही है। चलो ये बात तो आपकी क्या हो गई साहब, सही बात हो गई। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर चौथे का पहला, चौथे का पहला क्या हो जाएगा आपके आंसर, चौथे का पहला सत्य है। ठीक है, क्या है बोलो, सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कारण क्या है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं जो है पूर्ण संख्या में होती है, और जीरो और उसमें एक्स्ट्रा होती है। क्लियर है। देखो अगला आता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये गलत कह दी उसने बात। देखो 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 मेरे प्यारे बच्चों, देखो देखो जरा, हाँ 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 हाँ। क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है कि हाँ जीरो है, इसमें है, एक इसमें भी है, दो इसमें भी है, तीन इसमें भी है, इसमें भी है, चार इसमें भी है, इसमें भी है, पांच इसमें भी है, छह इसमें भी है, इसमें भी है। रमेश बाबू ठहर जा। हाँ हाँ, देखो इधर देखो, माइनस एक इसमें, इसमें नहीं है, माइनस दो इसमें, इसमें नहीं है, माइनस तीन इसमें, इसमें नहीं है। अरे यार माइनस वाली नहीं है, जीरो से लगाकर इधर तो सब है। हाँ, ये तो सब है, इधर वाली तो है लेकिन ये नहीं है, तो प्रत्येक तो नहीं होती। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, असत्य हो जाएगा आपके। कौन सा वाला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये बात असत्य है आपके, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपके चौथे का दूसरा क्या हो गया, चौथे का दूसरा असत्य। असत्य है भाई, असत्य है, असत्य है। अगला देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बिल्कुल सही कहा इसने, बावले ने ये बात सही कह दी इसने, चाहे कैसे भी कहो वो। ठीक है ना। तो देखो ये क्या कह रहा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। भाई नहीं नहीं नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, गलत कह दिया। क्या कह रहा हो, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या, नहीं होती है साहब। क्योंकि देखो जैसे परिमेय संख्या 1/2 लोगे तो वो इसमें मिलेगी नहीं, और इसमें तो ऋणात्मक मान भी आ जाएगा, धनात्मक भी आ जाएगा, क्योंकि ये सब भी इसमें है। तो ये सब तो ये हो ही नहीं सकती है। तो ये भी क्या हो गया, असत्य। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, और जरूर आएंगे। गब्बर खुश हुआ, क्या हो गया बोलो, ये असत्य हो गया आपके। चलो क्या हो गया बोलो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य बातें नहीं होती है, ध्यान रखना। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। चलो ये आपके चारों, तीनों, चार चौथे के तीनों हो गए। अब आगे चलते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान रखना। चलो आगे समझा देंगे, पहले यहाँ चलते हैं अपन। देखो अपरिमेय संख्याएं भी आई है आपके, और परिमेय संख्याएं भी आई है। तो आप इनके बारे में कुछ जानकारी जो है अपन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये आपके जर्मन गणितज्ञ केटर है, आप केंटर है, कैंडेडिश ने इसे भिन्न से सिद्ध किया। चलो आगे चलते हैं भाई। देखो आपके दूसरा उदाहरण आया, क्या संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का स्थान निर्धारित, संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का स्थान निर्धारित कीजिए। ये देखो बहुत ही सरल सा प्रश्न है साहब। संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का मान क्या कह रहा है, और निर्धारित कीजिए भाई। अरे बहुत सिंपल है, अपन अभी कर देते हैं। देखो इसने भी कर रखा है ये, तो अपन भी इसको अभी संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का मान निर्धारित कीजिए साहब। चलो संख्या रेखा पर अपन जो है अंडर रूट 2 का मान जो है निर्धारित करते हैं। आपके उदाहरण कौन सा आ गया बोलो, तीसरा। लेकिन देखो एक यहाँ पर परिमेय संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। देखो परिमेय संख्याएं जो होती है ना, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, दशमलव प्रसार।
ठीक है ना। दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना। क्या होता है, शांत भी हो सकता, या तो क्या होगा शांत, या क्या होगा बोलो अशांत। ठीक है, या क्या होगा बोलो अशांत होगा ना। अगर अशांत है तो क्या होगा बोलो आपके अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा बोलो आवर्ती, आवृत्ति नहीं है, ये ध्यान रखना, आवर्ती है। आवृत्ति तो ये होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये नहीं है, ये आवर्ती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या होता है बोलो, अगर या तो शांत हुई तो कोई दिक्कत ही नहीं, शांति हो गई साहब। और अगर अशांत है तो क्या होगी आवृत्ति। आवृत्ति होगी नहीं कि बार बार वही अंक आएगा। जैसे उदाहरण देखो, इसका उदाहरण, इसका तो देखो 1/2। जैसे इसका लिखोगे ना आप, जैसे 1/2, क्या हुआ 1/2, 1/2 में भाग दोगे ना तो क्या आ जाएगा 0.5। देखो शांत हो गई है, शांत है, इसको कहेंगे शांत, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा अशांत। अशांत आवृत्ति का अर्थ क्या है, जैसे कि देखो 0.66666 डैश डैश डैश, इसको क्या लिखेंगे बोलो 0.6 का बार। क्या लिखेंगे 0.6 का बार। ये देखो अशांत, शांत नहीं हो रही साहब, आती जा रही है हमारे, अशांत है। और देखो आवृत्ति हो रही है, यानी कि बार बार वही अंक आना। कहते हैं ना बार बार रिपीट मत कर यार, बार बार वो की वही बात मत की। ठीक है ना, तो वो ये आ रहा है, तो बार बार आ रहा है, इसको कहते हैं आवृत्ति। आवर्ती कहते हैं इसको, क्या कहते हैं आवर्ती। चलो, तो ये रहेगा आपके परिमेय संख्याओं के लिए। और ध्यान रखना अपरिमेय संख्याओं के लिए, देखो इसको अशांत को अनवसानी भी कहते हैं, ध्यान रखना। अशांत को क्या कहेंगे अनवसानी, इसको ध्यान रखना, इसका ये नाम भी है, क्या है अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, अनवसानी भी कहते हैं इसको। तो अनवसानी आवृत्ति लिखो या अशांत आवृत्ति लिखो, एक ही बात है। तो अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या जो होती है ना, इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है बोलो अशांत। इसका भी क्या होता है अशांत तो होता ही है। ठीक है, अशांत होता है और अनावर्ती होता है, अनावर्ती होता है। ये बहुत ध्यान रखना, गजब का महत्वपूर्ण बात है ये दोनों। ये ध्यान रखना, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, कौन सी बात है बोलो महत्वपूर्ण बात है। ठीक, कहते ना अपन ये हमारी बात है, महत्वपूर्ण बात है, तो ये इनकी बात है, महत्वपूर्ण बात है भाई। अशांत अनावर्ती, इसको ये भी कहेंगे, क्या कहेंगे अनवसानी। अनवसानी अनावर्ती। सर रिंगाटे कर रहे थे अभी, आप तो रिंगाटे कर रहे थे सर। ठीक है चलो, हाँ कर रहा था भाई, मेरी मर्जी, मेरे रिंगाटे ठहरे। चलो, अनवसानी अनावर्ती क्या होती बोलो अपरिमेय संख्याएं को कैसी होती बोलो अनवसानी अनावर्ती। इसका क्या अर्थ है, जैसे ये एक तो ये है √2, ये क्या है बोलो अपरिमेय संख्या, तो इसका दशमलव प्रसार भी ऐसे ही होगा। ये अपरिमेय संख्या है तो कैसा होगा अनवसानी अनावर्ती। सर हमें दिखाओ, आप हमें दिखाओ कैसा होता है साहब, दिखाओ, देख लो साहब, देख लो। देखो कैसे, जैसे 0.1, 0.1, 0.001, 0.001, देखो नया नया अंक आ रहा है। पहले एक आया था, फिर 0.1 आया, फिर 0.001 आया, क्या अलग अलग आ रहा, हर बार क्या आ रहा अलग अलग, अलग अलग आ रहा है साहब। तो ये क्या हो गया अनवसानी अनावर्ती, आवर्ती नहीं हो रही, अलग अलग आ रहा है साहब, अलग अलग आ रहा है। चलो आगे चलते, आगे चलते हैं। तो ये तो अपन ने समझ लिया। चलो अब अपन देखते हैं संख्या रेखा पर उदाहरण तीसरा। उदाहरण तीसरा क्या है, आपको संख्या रेखा पर अपने को क्या करना है, √2 का स्थान आपको क्या करना है सत्यापित करना है, निर्धारण निर्धारित करना है वह, निर्धारित कीजिए या निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर √2 का मान जो है अपन क्या करेंगे बोलो निर्धारित करेंगे साहब। चलो संख्या रेखा बना लेते हैं अपन। चलो ये स्केल ले ली साहब, अपन ने संख्या रेखा बना ली साहब। ये स्केल लेकर अपन ने क्या करी संख्या रेखा बनाई, यहाँ पर मैंने ये लाइन खींच दी साहब, संख्या रेखा बना दी, स्केल ली साहब और मैंने बना दी यहाँ पर संख्या रेखा ये। ठीक है, देखो अपन छोटा मान लेंगे ना तो यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, लेकिन
अपन अगर छोटा मान लेंगे ना तो आपको दिखेगा नहीं। क्लियर है? तो अपन अपने को लेना कितना है बोलो, एक इकाई। एक इकाई लेना है, लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूं, 2 इकाई ले रहा हूं। ठीक है, आप इसको 1 इकाई ही मानोगे, ये ध्यान रखना। चलो देखो, एक तो यहां बना दिया अपन ने ये 1 इकाई। ठीक है, और एक कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ गया। ये इसको मैंने 1 इकाई मान लिया। ठीक है, और भी बहुत बड़ी रहेगी आपके, देखो ये संख्या रेखा इस प्रकार से बहुत बड़ी रहेगी आपके। इस प्रकार से संख्या रेखा जो है बहुत ही बड़ी रहेगी आपके। क्या आपके, मैंने बहुत बड़ी रेखा बना दी। अरे रेखा रेखा रेखा, ये वो वाली रेखा नहीं है भैया आपके मुंह वाली। ठीक है, वो रेखा नहीं है, दूसरी रेखा है आपके मेरे प्यारे बच्चों। वो वाली रेखा नहीं है, वो तो किसी काम की नहीं है अपने। चलो, ये दूसरी रेखा है अपने, इसको खींचा जा सकता है। ठीक है, इसको खींचा जा सकता है इस रेखा को। या आपके संख्या रेखा ले ली। ठीक है, और भी आप इसमें बहुत सारे मान बना सकते हो। फिर यहाँ बना दोगे, फिर यहाँ बना दोगे, ऐसे बना सकते हो अपन, बहुत सारे मान बना देंगे इधर। तो देखो यहाँ पर अपन ने ये, तो यहाँ 0 होगा, और यहाँ 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इधर -1 होगा, इधर -2 होगा। तो संख्या रेखा पर अपन ने क्या किया, ये 1 इकाई दूरी ले ली। ओए का मान कितना लिया बोलो, 1 इकाई। चलो, ओए बराबर कितना ले लिया अपन, यहाँ लिख देंगे। देखो, निर्धारित करने के लिए क्या कहा अपन ने, ओए बराबर 1 इकाई लिया, 1 इकाई मापा। ठीक है, ये ओ से ए तक, ओ तो इसको दिया ही है, इसको मैंने ए नाम दे दिया। ओ ए, 1 इकाई लिया। और फिर मैं इधर भी क्या कर रहा हूं बोलो, 1 इकाई ले रहा हूं। 90 के कोण पर अपन ने क्या किया, इधर भी जो है 1 इकाई ले लिया साहब। चलो, इधर भी मैं क्या कर रहा हूं, आपके 1 इकाई ले रहा हूं साहब। ठीक है, 1 इकाई ले लेते हैं इधर भी 90 के कोण पर अपन। कैसे, देखो यहाँ पर भी अपन जो 1 इकाई लेंगे साहब, ये अपन जो है 1 इकाई ले लेंगे साहब। ये यहाँ पर आ गया, देखो आपके 1 इकाई। ठीक है, 1 इकाई यहाँ पर आ गया, और अपन ने क्या किया, इधर से यहाँ रेखा खींच दी 1 इकाई। चलो, अब अपन देखते हैं आगे क्या किया अपन ने, ओ बी। ओ बी बराबर भी कितनी ली, 1 इकाई, और ओ ए का मान भी 1 इकाई लिया था। ओ ए का मान भी 1 इकाई, ओ बी का मान भी 1 इकाई लिया। ओ बी बराबर भी क्या लिया बोलो, 1 इकाई। 1 इकाई मापा। ठीक है, और ध्यान रखना ये ए बी जो है ओ ए पर लंब है। क्या है बोलो, ए बी लंब है ओ ए। लंबत है, इनके बीच का कोण 90 डिग्री है। ये साफ जैसे 90 डिग्री है। तो देखो मैं किसको मिला रहा हूं, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैंने ओ को किससे मिलाया, बी से मिलाया। तो ये तो यार इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, समकोण है। तो इसको क्या कहेंगे बोलो, समकोण त्रिभुज कह देंगे इसको अपन। इसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कह देंगे। और समकोण त्रिभुज में तो एक गोरस लग जाता है, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या हो जाएगा बोलो, बराबर हो जाएगा। तो अपन यह लिख देंगे ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या लिखा अपन ने, देखो समकोण समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में, ठीक है, पास से यानी पापा से नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, 90 के सामने का कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और बात प्यारी ये है कि शेष दो भुजाएं लंब और आधार होती है, तो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो देखो, कर्ण तो हो गया आपके ओबी, तो ये ओबी का जो वर्ग होगा, शेष दो भुजाएं कौन सी बोलो, एक तो ओ ए है और एक ए बी। तो ओ ए का वर्ग
और ए बी के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। और देखो ओ ए का मान भी एक है, एक का वर्ग, और ए बी का मान भी एक है, एक का वर्ग। देखो एक का वर्ग भी एक होगा, इस एक का वर्ग भी एक होगा, और एक तो दो होगा, और इधर वर्ग हटाओगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा आपके, तो भी बराबर √2 इकाई आ गया। देखो आपके ध्यान रखो, ओ से बी की जो दूरी आई ना, ये ओ बी की दूरी कितनी आई बोलो, 2 इकाई आ गई आपकी। बात समझ में आ गई ना, ये ओ से बी की जो दूरी आई √2 इकाई आ गई है। बात समझ में आई ना, √2 इकाई आ गई आपकी ये। अब देखो मतलब कहने का ये अर्थ है, मैं प्रकार ले लूं और ये दूरी मापूंगा तो ये √2 दूरी रहेगी। अगर ये ओबी का मान मापूंगा मैं प्रकार के ऊपर तो √2 रहेगी ये, ठीक है। और इस प्रकार से चाप खींचूंगा तो यहां से यहां तक की जो दूरी रहेगी वो आपकी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, √2 रहेगी। तो ये मैंने क्या किया, प्रकार भाई साहब को उठा लिया साहब। इस प्रकार से मैंने प्रकार उठाया और प्रकार की नोक को मैंने क्या किया, यहाँ पर फिक्स कर दी, और यहाँ से ये खोला और इसको इस प्रकार से घुमाया, और मैं किस कहाँ पर ले गया इसको, देखो बी पर ले गया। ये इस प्रकार से मैं इसको कहाँ लेके गया, बी पर, ठीक है। ये बी पर लेके गए अपन इसको, ये बी पर ले गए। ये आपके प्रकार रख दिया मैंने। देखो ये प्रकार की नोक तो कहाँ रख दी अपन ने, ओ पर, और बी पर किसको रख दिया अपन ने, पेंसिल को। तो अब ये जो दूरी है ये प्रकार पर कितनी आ गई बोलो, √2 आ गई, √2 आ गई। क्या आगे बोलो, √2। इंग्लिश में बोलो, अंग्रेज बन जाओ, √2, ठीक है। हिंदी बोलो तो भाई √2 बोल दो। तो अब अपन क्या करेंगे बोलो, यहां पर इस प्रकार से चाप खींचते हैं, चलो बोलो इस प्रकार से अपन क्या खींचेंगे, चाप। ये चाप खींचा, बोलो ये क्या खींचा अपन ने, बोलो चाप। तो ये जो चाप खींचा ना, देखो ये यहां से होकर गुजरा, तो ये यहां से यहां तक की क्या थी बोलो, √2। ये यहां से यहां तक की √2 है, तो यहां से यहां तक की भी क्या होगी बोलो, √2 होगी कि नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्तों, देख लो आप। क्योंकि त्रिज्या सभी जगह क्या होती, बराबर। तो ये यहां से यहां तक भी क्या होगी बोलो, √2 हो जाएगी। तो ये संख्या रेखा पर √2 यहाँ आ गया, सी पर आ गया। देखो ओ सी पर आया, क्लियर है। ओबी को त्रिज्या लेकर क्या किया अपन ने, ओबी को ओबी को त्रिज्या लेकर चाप खींचा, चाप खींचा जो संख्या रेखा को सी पर काटता है, ठीक है, सी पर काटता है। चलो जो संख्या रेखा को, जो संख्या रेखा को सी पर काटता है, सी पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है मेरे प्यारे दोस्तों, काटने वाला वो नहीं है, वो नहीं समझना, प्रतिच्छेद करने वाला है, ठीक है, वो ठीक वाला है। तो सी पर काटता है, अतः सी अतः सी पर √2 होगा, √2 होगा। तो इस प्रकार से अपन संख्या रेखा पर क्या करते हैं बोलो, √2 का मान क्या कर लेंगे बोलो, निर्धारित कर लेंगे। कैसे किया मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला देखते हैं, देखें अगला, थोड़ा सा पगला, थोड़ा सयाना, पलम में थोड़ा सा पगला थो। चलो अब देखो, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का निर्धारण किया कीजिए साहब। चलो √3 का निर्धारण करना है वास्तविक संख्या रेखा पर। फिर जैसे अपन ने √2 का निर्धारण किया, वैसे वैसे अपन जो है √3 का निर्धारण करते हैं वास्तविक संख्या रेखा पर। √3 का स्थान निर्धारित कीजिए साहब। चलो √3 का स्थान निर्धारित कर देते हैं। आप चाहो तो देखो, इतनी बड़ा बड़ा सवाल आता नहीं है, तो आप इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इस प्रकार से आप ड्रा कर दोगे, बना दोगे, आखिरी में ये लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा आपके, ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा बहुत ये लिख दोगे जिसमें काम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा आता नहीं, ये बहुत कम आते हैं, अथवा वाला बैठ जाता है वैसे आपके, तो आप उसको भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। चलो अब अपन क्या करेंगे, संख्या रेखा पर पुनः जो है √3 का निर्धारण करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। संख्या रेखा पर किसका निर्धारण करेंगे बोलो, √3 का निर्धारण करेंगे। तो ये मैंने संख्या रेखा ले ली साहब, स्केल ले ली, और स्केल से मैंने क्या खींची बोलो, लाइन खींच ली साहब। हाँ सर, लाइन खींचो फटाफट। चलो ये संख्या रेखा ली और इस पर लाइन खींच ली साहब, स्केल से लाइन खींच ली मैंने एक सीधी सी,
ये संख्या रेखा पर लाइन खींच ली साहब, और यहाँ तो मैंने जीरो कर दिया साहब, ये जीरो कर दिया यहाँ पर। ये जीरो, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांच हो गया। इधर आपके माइनस एक हो जाए, माइनस दो हो जाए, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच हो जाएगा साहब। ठीक है, मैंने यहाँ जीरो ले लिया साहब। यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ दो हो जाएगा, यहाँ तीन हो जाएगा, यहाँ चार हो जाएगा, यहाँ पांच हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार। देखो अभी हाल अपन ने दो का अंडर रूट दो का निर्धारण किया था संख्या रेखा पर। ठीक है, और अंडर रूट दो में एक जोड़ते तो तीन हो जाता है, तो पहले आपको अंडर रूट दो का करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहो तो उसमें भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, देखो उसी में भी आप जो है कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, चलो देखो इसमें आप जो है इसको अगर हल करोगे तो कैसे करोगे, देखो यहां तक की प्रोसेस तो ये ही रहेगी मेरे प्यारे दोस्तों। चलो, अरे बावलों और बावलियों, मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ये अंडर रूट दो तो यहाँ आ गया आपके। अब क्या करोगे, पुनः यहाँ पर एक लंब रेखा खींचोगे, लंबवत रेखा खींच दोगे 90 डिग्री के कोण से, इतनी की इतनी माप वाली। चलो ये खींच दी साहब, यहाँ पर ये लंब रेखा खींच 90 डिग्री के कोण पर। इसको नाम दे दिया अपन ने सी डी, सी डी नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पर सी से एक और सी डी ओसी पर लंब खींची, देखो ओसी लंब सी डी खींची, एक और रेखा खींच दी साहब। लेकिन देखो यहां से यहां तक की जो दूरी थी आपके, ये यहां से यहां तक इसको मिला देता हूं। ये वाली जो दूरी ओसी जो है ये अंडर रूट दो है, क्योंकि ये सी पर आया था अंडर रूट दो, तो ओसी अंडर रूट दो है। ओसी का मान कितना है आपके, ओसी का जो मान है वो कितना है बोलो, अंडर रूट दो। और सीडी का मान एक है, सीडी का मान क्या है बोलो, एक है। तो इसे ये फिर समकोण त्रिभुज में त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस में लगाऊंगा तो 90 के सामने का कर्ण का वर्ग यानी कि ओडी का वर्ग हो जाएगा। शेष दो भुजाएं कौन सी हो जाएगी, एक तो ओसी का वर्ग और एक आपकी हो जाएगी सीडी का वर्ग हो जाएगी। एक तो आपकी क्या हो जाएगी, ओडी का वर्ग, कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है, तो कर्ण तो ओडी हो जाएगा, ओडी का वर्ग हो जाएगा। शेष दो भुजाएं कौन सी, एक तो ओसी है और एक सीडी है, ओसी का वर्धन सीडी का वर्ग हो जाएगा। अब देखो इधर वर्ग हटाऊंगा ना मैं ओडी का, तो इधर वर्गमूल लगा दूंगा, और ओसी का मान देखो, ओसी का मान वर्गमूल तीन दो है, सॉरी वर्गमूल दो का वर्ग हो जाएगा। और सीटी का मान देखो वन है, वन है, वन, वन का वर्ग हो जाएगा। और देखो इसका वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा आपके, तो कितना होगा, दो। और एक का वर्ग एक होता है, और दो और एक कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, तीन। तो ये यहां से यहां तक ये जो लंबाई है ओडी, देखो ओडी जो है तीन आ गई। ध्यान रखना ये आपके ओडी जो है ये तीन है। तो अब प्रकार पर ओडी माप ले लो। मेरी बात समझ में आई ना आपको। अब प्रकार पर कौन सी माप लोगे, ओडी। चलो ओडी माप लेंगे साहब। ठीक है, ओडी माप ले लेंगे, ये साहब ओडी माप ले ली अपन ने साहब। क्या लेंगे, ओडी माप लेंगे अपन। ये ओडी माप लेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, क्या करेंगे अपन, ओडी माप लेंगे, ओ से डी तक की माप लेंगे। और अपन क्या करेंगे, चाप खींचेंगे ना, तो वो कहाँ काटता है देखते, देखिए देखो ये यहाँ काट रहा है। तो ये आपके अंडर रूट तीन का मान आपके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान रखना, अंडर रूट तीन का मान कहाँ आ जाएगा, संख्या रेखा पर ई पर आ जाएगा। ये ई पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट तीन। इस प्रकार से अंडर रूट तीन का निर्धारण करेंगे अपन। ठीक है, ये अंडर रूट तीन का निर्धारण हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अपन ने उदाहरण तीसरे तक देख लिया। जय श्री महाकाल मेरे दोस्तों। आपको प्रश्नावली के सारे सवाल मैंने समझाया, आपको कैसा लगा, ठीक है, अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये कमेंट में जरूर लिखिए। लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो ध्यान रखना, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, देखिए कौन कौन इसको जो है समझता है कि नहीं समझता है, करता है कि नहीं करता है। तो देखो मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन छोड़ता हूँ, ठीक है ना, आपको इसको करना है। ठीक है, आपको इसको करना है कि इसका मैं क्वेश्चन देता हूं, देखिए
आपको इसका आंसर कमेंट में लिख के भेजना है। जैसे पॉइंट ये आपके जैसे पाई है, पाई क्या है बोलो, पाई। पाई, पाई का दशमलव, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, पाई का दशमलव प्रसार कैसा होता है, ये मैंने आपके लिए प्रश्न में आपको जो है मैं अगली बार इसको समझाऊंगा भी है। इसका आंसर क्या होगा, सही विकल्प क्या होगा, 3 4 सही विकल्प दे देता हूं सर, सब में 4 ही होते हैं, आप 5 दे दो, आपकी मर्जी हो रही है 5 देने की तो 5 दे दो। हो 5 क्यों दे दो भाई, मैं मेरे पास है क्या कोई एक्स्ट्रा है, कोई जो है मेरे पास कोई कुआ हुआ थोड़ी भरा है, पेटी वेटी थोड़ी भरी जो मैं अलग से दे दूं। तो पाई का दशमलव प्रसार कैसा होता है बोलो, क्या शांत होता है क्या, क्या अशांत होता है क्या, ठीक है, क्या अशांत, अशांत आवर्ती होता है क्या, ठीक है, या इसका दशमलव प्रसार अशांत, अशांत अनावर्ती होता है, या इसको अनवसानी, ठीक है, अनवसानी अनावर्ती भी कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहेंगे बोलो, अनवसानी आवर्ती होता है क्या, ठीक है। तो आपको कमेंट में कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है, आपके कौन सा विकल्प सही है आपको बताना, ठीक है। नहीं तो मैं अगले वीडियो में आपको जो है यहाँ जो है यहीं से मैं आपको मुर्गा बनाऊंगा, ठीक है। आप कमरे के कोने में जाके मुर्गा बन के बैठोगे थोड़ी देर, ये ध्यान रखना जितना भी कहूंगा मैं, अगर आपने कमेंट में आंसर सही नहीं बताया तो, ठीक है, मेरे को नाम आ जाएगा कमेंट में, इसलिए कमेंट में जरूर लिख के भेजिए कि पाई का दशमलव प्रसार होता है। मैं आपको हिंट जरूर दे देता हूँ, पाई जो है आपकी क्या है बोलो, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बोलो, अपरिमेय संख्या है पाई। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पाई जो है आपके अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप जो है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा कमेंट में जरूर लिख के भेजें मेरे प्यारे दोस्तों। जय श्री माँ। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, घंटी, ठीक है। उससे मेरे वीडियो आपकी तरफ दौड़ के आएंगे कि पढ़ भाई तू पढ़, पढ़ पढ़ पढ़।